टू जी रूट अकेडमी। आई एम कृतिका भसीन। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था सेल के बारे में। सेल के बारे में अपन ने समझा था बच्चे की प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में अपन ने डिफरेंस समझा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, और उनके रिगार्डिंग एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं। अब ये सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं वो डिस्कस किया जाता है सेल साइकिल के अंदर या फिर सेल डिवीजन के अंदर। सेल साइकिल, सेल डिवीजन दो तरीके की होती है, एक माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, एक मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं माइटोसिस में और मियोसिस के अंदर। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो अपन समझते हैं माइटोसिस में और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। सो टोटल क्लास इज बेस्ड ऑन माइटोसिस एंड मियोसिस। So let's begin the class. Okay, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा टॉपिक दैट इज माइटोसिस, और अपन पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में कि माइटोसिस और मियोसिस एक्चुअली है क्या। तो देखिए, देखो इसको अपन डिवाइड कर देते हैं और डिवीजन के थ्रू पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो माइटोसिस है वो किसके अंदर देखने को मिलता है। माइटोसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। और जो मियोसिस है इट ऑलवेज टेक प्लेस इन जर्म सेल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इट अकर्स, कहाँ अकर होता है ये, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। अभी क्लियर करेंगे कि सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड फर्स्ट पॉइंट मियोसिस का, इट अकर्स इन जर्म सेल, कि ये कहाँ अकर होते हैं, जर्म सेल्स के अंदर होते हैं। सोमैटिक सेल्स किसको बोला जाता है कि दो सेल्स, सुनिए, सोमैटिक सेल्स किसको बोला जाता है कि बॉडी का हर सेल सोमैटिक सेल है। बॉडी का हर सेल, एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज सोमैटिक सेल एक्सेप्ट, ठीक है। ध्यान रखना किसको छोड़ के, एक तो स्पर्म को छोड़ के और एक एग सेल को छोड़ के जितने भी सेल हैं सारे सोमैटिक सेल हैं। चाहे वो लिवर के हो, चाहे वो बोन्स के हो, चाहे हार्ट के हो, चाहे इंटेस्टाइन के हो, चाहे स्टमक के हो, किसके भी सेल हो वो सारे सोमैटिक सेल है, सिवाय किसको छोड़ के, एग सेल को छोड़ के और स्पर्म सेल को छोड़ के। अब एग सेल और स्पर्म सेल को जब छोड़ दिया गया है तो वो कौन से सेल में आ जाएंगे, जर्म सेल्स में आ जाएंगे। ऐसे सेल जो किस में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, कि those cells which helps in function या helps to maintain a function in reproduction, वो कौन से सेल कहलाएंगे, जर्म सेल्स कहलाएंगे, जो किसका निर्माण करेंगे, गैमेट्स का निर्माण करेंगे। किसका, गैमेट्स का। एग्जाम्पल क्या होगा, गैमेट्स क्या कहलाएंगे, जैसे कि ओगोनिया, ठीक है, या फिर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये क्या होंगे, ये गैमेट्स कहलाते हैं, ठीक है। गैमेट्स किसको बोलते हैं, जो गोनेट्स से बनते हैं। गोनेट्स क्या हो गए, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, गोनेट्स बोला जाता है। और ये गोनेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये गोनेट्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मेल गोनेट है तो वो किसको प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है। फीमेल गोनेट है तो वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, ओगोनिया को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चे, ये कहलाएंगे जर्म सेल्स। और इनके सेल्स के बीच में जो डिवीजन होगा वो क्या कहलाएगा, मियोसिस कहलाएगा। इन सेल्स के बीच में जो डिवीजन देखना जाएगा वो क्या कहलाएगा, मियोसिस कहलाएगा। अब अपन आगे देखेंगे मियोसिस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। जनरल अगर आपसे डिस्कस किया जाए किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं यहाँ पर, देखो सेल साइकिल। अगर सेल साइकिल की बात की जाए तो सेल साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, G1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। G1 से वो मूव करती है किसकी तरफ, G1 से मूव करती है किसकी तरफ, एस फेज की तरफ। G1 से एस फेज स्टार्ट हो जाती है, फिर आगे किसकी तरफ मूव करती है, G1 से एस फेज की तरफ मूव करती है सेल साइकिल, दैट इज G2 की तरफ। G2 फेज आ जाता है, दैट इज ग्रोथ फेज आ जाता है दोबारा से। और ग्रोथ फेज के बाद में जो लास्ट फेज आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं एम फेज। क्या बोलते हैं, एम फेज उसको बोला जाता है। कि सेल साइकिल मैम स्टार्ट होती है G1 से, फिर एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर एम फेज आता है।
G1 फेज के अंदर क्या होगा, S फेज में क्या होगा, G2 फेज में क्या होगा, M फेज में क्या होगा, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा माइटोसिस के बीच में और मियोसिस के बीच में, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस के अंदर क्या होता है, वो अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको इस बात बताऊं सेल साइकिल का थोड़ा सा, कि G1 से जो लेकर G2 का फेज है, चेंज दिस कलर, देखो जो G1 से लेकर G2 का फेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आगे इसमें हेल्प मिलेगी माइटोसिस और मियोसिस में। इस फेज को बोला जाता है इंटरफेज, ठीक है। क्या बोला जाता है, इंटरफेज इसको बोला जाता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पैरामेडिकल कोर्सेज या फिर नर्सिंग कोर्स, ठीक है। और G2 से लेकर जो G, देखो G2 तक क्लियर हो गया, देखिए एक सेकेंड, यहाँ तक क्लियर हुआ। G1 से लेके G2 के क्या फेज कहला रहा है, इंटरफेज कहला रहा है। ये बढ़िया है ना, बीच में गायब हो जाता है, देखो ये क्या कहला रहा है, इंटरफेज कहला रहा है। अब जो फेज बचा वो कौन सा बचा, सिर्फ और सिर्फ एम फेज बचा है। कौन सा फेज बचा, सिर्फ और सिर्फ एम फेज, ये वाला फेज बचा है एम फेज। इस फेज को क्या बोला जाता है, माइटोसिस फेज, ठीक है। इस फेज को क्या बोल देंगे, एम फेज को माइटोसिस फेज। और जब ये किसके अंदर होगा, जर्म फेज के अंदर होगा, किसमें, मियोसिस के अंदर होगा, तब अपन इसको मियोसिस फेज बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि G1 S G2 तो वही रहता है, लेकिन मियोसिस क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिसपे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मियोसिस भी डिवाइड होता है किसके अंदर, मियोसिस फर्स्ट के अंदर और मियोसिस सेकंड के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये माइटोसिस फेज हो गया, ये माइटोसिस फेज भी डिवाइडेड होता है अलग अलग। कैसे बताते हैं आपको, देखो कैसे, देखो माइटोसिस बोले तो एम फेज बोल दो इसको। ये एम फेज डिवाइडेड रहती है 4 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट में, 4 पार्ट के अंदर। कौन कौन से पार्ट है, इसका हिंट है जो लर्न करने की, इसको जो लर्न करने की हिंट है उसको अपन बोल सकते हैं, दैट इज पीमैट, PMAT, क्या बोल सकते हैं, पीमैट बोल सकते हैं, ठीक है। अब पीमैट क्या है, देखो सबसे पहला पी से क्या आएगा, प्रोफेज। इसको क्रोनोलॉजिकली लर्न करना है। अगर आपने एक भी ऊपर नीचे कर दिया, आपके सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एम फेज का सीक्वेंस बताओ, अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्या है, प्रोफेज, ठीक है। फिर दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं मेटाफेज। क्या बोलते हैं, मेटाफेज बोलते हैं। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया। थर्ड जो आता है वो ए से आता है, दैट इज एनाफेज। और लास्ट में जो आता है वो होता है टीलोफेज। अब इनके अंदर होता क्या है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। तो आपको समझ में आया कि जो एम फेज है सेल साइकिल की, वो कितने भागों में बटी हुई है, 4 भागों में बटी हुई है। और उसको लर्न करने का जो तरीका है वो क्या बताया मैम ने, पीमैट बताया कि सबसे पहला प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज है, ठीक है। ये किसके अंदर हो गई, ये वाली फेज किसके अंदर चलेगी, माइटोसिस के अंदर चलेगी, ठीक है। अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो ये फेज का जो सीक्वेंस है वो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा वरी करता है। कैसे वरी करता है, देखिए वो कैसे वरी करता है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कि मियोसिस के अंदर क्या होता है। मियोसिस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो है वो है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, और एक जो है वो है दैट इज मियोसिस सेकेंड। समझ रहे हो, पहला क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस डिवीजन जब होगा तो वो 2 में बट जाएगा, एक मियोसिस फर्स्ट में और एक मियोसिस सेकेंड के अंदर। जब मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे तो इसके भी कितने पार्ट्स हो जाएंगे, देखिए आपने ऐसे ही पढ़ा है आपके 11th क्लास में और थोड़ा बहुत 12th में अगर पढ़ा हो तो, ठीक है। तो मियोसिस के अंदर जब अपन देखेंगे तो अपन ने क्या लर्न किया था, अपन ने लर्न किया था पीमैट, है ना। ये पीमैट के आगे, सबके आगे 1 लगा हुआ होगा और यहाँ पर भी पीमैट चलेगा, जिन सबके आगे क्या लगा होगा, सेकंड फेज लगी हुई होगी। कि जब मियोसिस का प्रोसेस होता है किसके अंदर, जर्म सेल में होगा।
कि जब जर्म सेल डिवाइड होंगे उसके अंदर भी सेल साइकिल की तरह ही डिवीजन हो रहा है, लेकिन सबसे पहले वो ट्रेवल करेगा M1 के अंदर और दूसरी बार ट्रेवल करेगा M2 के अंदर, और उसके बाद में वो कैसे सेल्स निकालता है, हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। ठीक है, कैसे सेल्स बनाता है, हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। पहली बात, माइटोटिक के अंदर तो माइटोसिस जो है उसके अंदर कैसे सेल्स बनते हैं, डिप्लॉइड बनते हैं, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे। उसमें कैसे बनते हैं, डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर सारे के सारे सेल्स जो बन रहे हैं वो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बांटा जाएगा, देखो इसको किस तरीके से बांटा जाएगा। देखो सबसे पहला इसके अंदर जो फेज बनेगी क्या बनेगी, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, ये पहले जो मियोसिस के अंदर सेल का डिवीजन हो रहा है वो पहले 1 में जा रहा है, फिर मेटाफेज 1 में जा रहा है, फिर एनाफेज 1 में जा रहा है, और फिर टीलोफेज किस में जा रहा है, टीलोफेज फर्स्ट के अंदर जा रहा है। उसके बाद में वो किसके अंदर चला जाएगा, मियोसिस सेकंड के अंदर चला जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहला ट्रेवल करेगा प्रोफेज सेकंड के अंदर, ठीक है, फिर मेटाफेज सेकंड के अंदर एंड एनाफेज सेकंड के अंदर और टीलोफेज सेकंड के अंदर। क्लियर हो गया कि मैम आपने समझाया हमें कि जो माइटोसिस है वो तो सोमेटिक सेल्स के अंदर होते हैं, मियोसिस जर्म सेल के अंदर होते हैं। मियोसिस हमेशा सोमेटिक सेल्स के अंदर हो रहे हैं तो उसके अंदर एक फ्लो होता है सिंपल सा, जिसके अंदर G1 फेज आती है, फिर S फेज आती है, फिर G2 आती है, फिर M फेज आती है, और M फेज में भी सिंपली डिवाइड हो रहे हैं पेरेंट सेल डॉटर सेल के अंदर 2 भागों के अंदर, वो अपन पढ़ेंगे आगे, जिसके अंदर M फेज में 4 भाग हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन जब जर्म सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होगा तो उसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होता है, और वो मियोसिस भी कितने में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक मियोसिस फर्स्ट में और एक मियोसिस सेकंड के अंदर। मियोसिस फर्स्ट के अंदर कितने पार्ट्स आ गए, 4 पार्ट्स आ गए, मियोसिस सेकंड के अंदर भी 4 पार्ट आ गए, और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हैप्लॉइड सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अपन वापस से किस पे जा रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो देखो अपन ने ये पढ़ा था कि सबसे पहले इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है, और ये कहाँ अकर होते हैं, जर्म सेल्स के अंदर अकर होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है, इसी का सेकंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे आगे। देखो जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल्स के बीच में क्लियर है डिफरेंस। अब यहाँ पर भी अपना क्या चल रहा है, माइटोसिस, ठीक है, और यहाँ पर मियोसिस। ठीक है, तो जब भी माइटोसिस से जो सेल डिवीजन होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, डिप्लॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं। मतलब डिप्लॉइड्स मतलब इक्वल्स टू 2n, मतलब उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं सोमैटिक सेल्स के अंदर। कैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पूछूं कि जो स्किन के सेल्स हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, आंसर क्या दोगे, 46 या 23, 46। क्यों, क्योंकि वो पार्ट किसका हो गया, सोमैटिक सेल्स का हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके आँख के अंदर जो सेल हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 है। ठीक है, अगर हेयर्स का पूछ लिया जाए कि हेयर्स के जो सेल हैं, ठीक है, जो रूट है उसके जो अगर सेल ले ले तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स है। एक्सेप्ट किसको छोड़ा था अपन ने, जर्म सेल्स को। जर्म सेल्स के अंदर जो सेल्स बन रहे हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। हैप्लॉइड्स बोले तो n होते हैं, और उनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, और ह्यूमंस में भी किसके अंदर, जर्म सेल्स के अंदर। और जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, और माइटोसिस किसके अंदर होता है, सोमैटिक सेल के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान दो इसके अंदर थर्ड पॉइंट, कि जब भी सोमैटिक सेल्स के अंदर कोई भी म्यूटेशन होगा, क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन क्या होता है,
कि जो उसके जीन्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, म्यूटेशन बोलते हैं। कि जब भी सोमैटिक सेल्स के अंदर क्या होगा बच्चे, म्यूटेशन होगा, तो वो म्यूटेशन कभी भी ट्रैवल नहीं करता, ठीक है, कभी भी ट्रैवल नहीं करता किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। कि जो प्रोडक्ट, जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बन रहे थे वो उस पर्सन के अंदर ही रह जाते हैं, वो दूसरे ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रैवल नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जर्म सेल के अंदर तो अपना रोल प्ले नहीं करता ना, माइटोसिस किसके अंदर प्ले करता है, मियोसिस के अंदर करता है। तो जब मियोसिस के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो जो उसका बनने वाला ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग ही बनेगा। जब स्पर्म एंड ओवम दोनों आपस में मिल जाएंगे मियोसिस की मदद से, 23 हैप्लॉइड दोनों मिलके 46 बना रहे हैं और उसके अंदर कोई भी म्यूटेशन हो रहा है, तो जो उसका ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, जेनेटिकली डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं अगर एबनॉर्मल म्यूटेशन हुआ है। अगर हेल्दी म्यूटेशन हुआ है, मतलब जैसे नॉर्मली चलता आता, तब तो कोई डिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एबनॉर्मल म्यूटेशन हुआ है तो डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, जब भी इसके अंदर म्यूटेशन होगा तो कभी भी इंडिविजुअल को कोई भी क्या हो रहा है, इंडिविजुअल क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड हो सकता है, इंडिविजुअल को हार्म हो सकता है, लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग को कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। तो देयर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, देखो, देयर ऑफस्प्रिंग आर नॉट अफेक्टेड। अफेक्टेड कौन होगा, अफेक्टेड कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर म्यूटेशन हुआ तो जिस इंडिविजुअल के अंदर हुआ है म्यूटेशन, जिस इंडिविजुअल के सेल्स के अंदर म्यूटेशन हुआ है वही अफेक्टेड होगा बजाय ऑफस्प्रिंग के, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर म्यूटेशन देखा गया, म्यूटेशन देखा गया उसके सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग था, जो ऑफस्प्रिंग था वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। जो ऑफस्प्रिंग था वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। अगर जैसे आपसे कंडीशन पूछ ली एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, एग्जामिनर का मन क्या पूछ लिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डाउन सिंड्रोम किसी को हुआ है, एक बीमारी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की डिसऑर्डर की, कि अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ है तो वो माइटोसिस की वजह से होता है या मियोसिस के म्यूटेशन की वजह से होता है, वो किसकी वजह से होता है, मियोसिस की म्यूटेशन की वजह से। कि जो मियोसिस हुआ था जर्म सेल्स के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं म्यूटेशंस आ गए, चेंजेस आ गए, इस वजह से मियोसिस की वजह से ऑफस्प्रिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। उसके बाद आगे अपन देखते हैं कि आगे अपन क्या क्या करेंगे। देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, कौन सा पॉइंट चलेगा, फोर्थ पॉइंट। देखो, जो माइटोसिस है, यहाँ पे लिख देती हूँ कंफ्यूज नहीं हो गया, और यहाँ पे मियोसिस। जो माइटोसिस है और जो मियोसिस है, जब इनका सेल, ये जैसे एक क्या हो गया, ये पेरेंट सेल हो गया, ये मैंने पेरेंट सेल बना लिया और ये इसका न्यूक्लियस बना लिया। अगर थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास का रिव्यू करवाऊँ तो ये तो इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, यही पढ़ा था अपन ने, है ना, और ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और इसके अंदर पाया जाने वाला क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। और ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, क्रोमैटिन्स हो गए, कंफ्यूज मत हो ना, एक ही कलर से बनाया है। ये क्या हो गए, क्रोमैटिड्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पेरेंट सेल हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल से ही डॉटर सेल बनेंगे, जैसे कि रुडोल्फ वर्च्यू ने बोला था कि ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो अपन इससे रिलेट कर सकते हैं ना समझने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक पेरेंट सेल बन गए। पेरेंट सेल से क्या बनेंगे, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं, पेरेंट सेल से क्या बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, अंडरस्टूड। तो जब इसके अंदर, किसके अंदर, माइटोसिस के अंदर जब डिवीजन होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है। कितनी बार डिवाइड होता है, एक ही बार डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकती हूँ कि न्यूक्लियस
डिवाइड ओनली वन। किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर ओनली वन, एक ही बार डिवाइड होता है। लेकिन मियोसिस के अंदर जो डिवीजन है वो कितनी बार देखने को मिलता है? मियोसिस के अंदर जो डिवीजन है कि न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस। कैसे? थोड़ा सा समझेंगे, फिर अपन जब सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब समझेंगे, इसलिए आपको माइटोसिस और मियोसिस पहले समझाया है, जिससे आपको सेल डिवीजन और सेल साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो देखो मियोसिस के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। कैसे? कि ये पेरेंट बॉडी हो गई, ठीक है, ये पेरेंट है, पेरेंट सेल है। कौन सा सेल है? पेरेंट सेल। ये कैसा होगा? पहले तो डिप्लॉइड होगा, है ना, यहाँ भी बता देते हैं आपको, ये कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट में मैं लेने वाली थी लेकिन मैं यहीं बता रही हूँ। ये किसने में डिवाइड हो गया? 2 में, 2 सेल के अंदर। और ये भी कैसे होंगे? डिप्लॉइड ही होंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो क्या कहलाता है? डिप्लॉइड कहलाता है। ठीक है, इसलिए माइटोसिस का एक नाम और होता है, वो भी आपको बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, देख लो, इसलिए अभी बता रही हूँ इतना ही कि डिप्लॉइड जो पेरेंट सेल है वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। और जो उसके डॉटर सेल्स भी हैं वो भी कैसे होंगे? डिप्लॉइड ही होंगे। पेरेंट सेल डिप्लॉइड है, डॉटर सेल भी डिप्लॉइड है, कोई चेंज नहीं है, इक्वल है, दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, और जो मियोसिस के अंदर डिवीजन हो रहा है पेरेंट सेल से, वो पहले तो कितने में टूटता है? 2 में टूटता है। तो एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 के अंदर, एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर ये फर्दर, ठीक है, ये वाला फर्दर 2 में टूटता है। देखो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं, ये फर्दर कितने में टूटता है? 2 में। यहाँ पर ये कितने कितने हैं? ये भी 46 है, ये भी 46 है, और ये भी 46, इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं। तो देखो एक ये हो गया, एक ये, एक इसका, एक इसका सेल, ये क्या है? डॉटर सेल है, ये भी डॉटर सेल ही है, इसकी कॉपी बन रही है। तो यहाँ पर कितने कितने आ गए? 23, 23, 23, 23। अपन पढ़ेंगे मियोसिस के 2 फेजेस बताए थे मैंने शुरू में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो फर्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, सेकंड कहाँ से शुरू हो रहा है, वी विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस। ओके, तो यहाँ पर कितने आ गए? 23, 23 हो गया। तो पहला जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक पहला न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर फर्दर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है इतने में। इससे ज्यादा न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं देखने को मिलता किसके अंदर? मियोसिस के अंदर। इसलिए जो मियोसिस के डॉटर सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं। कि जो मियोसिस के डॉटर सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं। तो इसके डॉटर कितने बने? 2 बन गए, और उसके डॉटर कितने बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स इसके अंदर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखो 5th पॉइंट, किसके अंदर? माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर देखो डॉटर सेल्स, जो डॉटर सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स आर 2 इन नंबर। ठीक है, और इसके अंदर क्या समझ गए? डॉटर सेल्स, जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे? आर 4 इन नंबर। समझ में आ गया? डिफरेंट क्वेश्चन आते ही आप समझ जाओ, कर लोगे। इसके अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? डॉटर सेल्स आर सेम टू पेरेंट सेल। किसके जैसे होते हैं? पेरेंट सेल्स के जैसे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नॉट सिमिलर इसे लिख देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो माइटोसिस से रिजल्ट निकलेगा वो कैसे होंगे? दे आर डिप्लॉइड। कैसे होंगे? डिप्लॉइड इन नेचर। ये कैसे होंगे? डिप्लॉइड इन नेचर होंगे। कि जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, माइटोसिस में डिवीजन किसका हो रहा है? सोमैटिक सेल का। तो जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं इट विल कैरी 46 क्रोमोसोम्स। इट विल कैरी 46 क्रोमोसोम्स। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा?
they are haploid, they are haploid, that's why, ठीक है, that's why they carry 23 number of chromosome. Understood up to here? कोई डाउट है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट्स में पूछना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्या देखेंगे, कोई माइटोसिस मियोसिस चल रहा है, यहाँ पर फिर से हम माइटोसिस और मियोसिस लिख लेते हैं आपके लिए, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सा तो देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, माइटोसिस का और मियोसिस का, माइटोसिस एंड मियोसिस का नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, कि जो माइटोसिस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, दे अकर मोर फ्रीक्वेंटली। क्या, जो माइटोसिस है जो सोमैटिक के सेल्स के अंदर हो रहा है, दे आर अकर मोर फ्रीक्वेंटली। कैसे? अब आप पूछोगे कि मैम ये फ्रीक्वेंटली देखने को क्यों मिल रहे हैं, एंड इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, दे अकर लेस फ्रीक्वेंटली, कि ये कम देखने को मिलेंगे। तो बेटा देखो कि जैसे लाइक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है ये, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि ह्यूमन बॉडी है, उसका जो पूरी बॉडी है, एंटायर बॉडी, वो किसकी बनी हुई है, सोमैटिक सेल्स की बनी हुई है, ठीक है, किसकी बनी हुई है, सोमैटिक सेल्स की बनी हुई है। और सोमैटिक सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है हमेशा, ठीक है। और जो जर्म सेल्स हैं वो तो सिर्फ उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही है, गोनेट्स के अंदर ही देखने को मिल रही है। तो जब गोनेट्स का क्या होगा, जब गोनेट्स से गैमेट्स की जरूरत होगी तब वहां पर मियोसिस होगा, और पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। समझ रहे हो कि पूरी बॉडी के अंदर तो क्या हो रहा है, सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स भरे हुए हैं, सिर्फ यहीं पर जर्म सेल्स भरे हुए हैं जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, जहाँ पर गोनेट्स मौजूद है। और गोनेट से क्या चाहिए अपन को, गैमेट्स चाहिए, जस्ट लाइक स्पर्मेटोगोनियम और उगोनिया। तो वहीं पर क्या देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को मिलेगा। तो ये वाले क्या हो गए, दे आर लेस फ्रीक्वेंटली एज कंपेयर टू माइटोसिस, कि ये क्या है, ये लेस देखने को मिलते हैं किसका कंपैरिजन में, सोमैटिक सेल्स के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, दोनों के बीच के अंदर अगर अपन डिफरेंस की बात की जाए तो जो माइटोसिस है उसका दूसरा नाम है माइटोसिस, ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज, कि इसको क्या बोला जाता है, इक्विटेबल डिवीजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइटोसिस को इक्विटेबल डिवीजन भी बोला जाता है। किसको, माइटोसिस को। क्यों बोला जाता है अपन अभी डिस्कस करेंगे। और इसको मियोसिस को दे आर कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको, कि इसको दूसरा नाम है दैट इज रिडक्शन डिवीजन, और इसको बोला जाता है दैट इज इक्विटेबल डिवीजन। क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी अपन बात करेंगे तब माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर एमसीक्यू की क्लास एक बनाई जाएगी आपके लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेटा एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस क्या कहा गया, इक्विटेबल डिवीजन बोला गया, और मियोसिस को क्या बोला, रिडक्शन डिवीजन बोला गया। कैसे बोला गया, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, माइटोसिस की। माइटोसिस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, वापिस लिख देते हैं एक बार, इक्विटेबल डिवीजन। क्यों, जब आप ध्यान दोगे तो जो इसका पेरेंट सेल है, ये इसका पेरेंट सेल हो गया, ये इसके पेरेंट सेल के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्या हो गए, इसके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए। क्या हो गए, इसके क्रोमोसोम। इस तरीके से अपन ये ले लेते हैं कि इसके क्रोमोसोम हो गए। ये कौन सा सेल हो गया है, ये है आपका पेरेंट
सेल। कौन सा सेल है ये? पेरेंट सेल है। तो पेरेंट सेल से जब क्या बनेगा, पेरेंट सेल से अपन क्या बना रहे हैं, पेरेंट सेल से जब अपन क्या बनाएंगे, डॉटर सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो भी कैसे होंगे, कितने डॉटर सेल बनते हैं इससे? 2 डॉटर सेल बनते हैं। किसके अंदर? माइटोसिस की मदद से। अपन ने पढ़ा था कि माइटोसिस गिव्स 2 डॉटर सेल्स एंड मियोसिस गिव्स 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। तब इसके अंदर देखा जाएगा कि पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स बन गए? 2 डॉटर सेल्स बन गए इस तरीके से। और ये भी कितने थे? 46 क्रोमोसोम के थे, ये भी 46 के थे और ये भी 46 क्रोमोसोम्स के थे। दैट मीन्स this is also diploid, this is diploid and their daughter cells also diploid in nature, ठीक है। तो बराबर तोला दोनों को, दोनों के अंदर बराबर बराबर देखने को मिला। किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इक्विटेबल डिवीजन। क्लियर हो गया? इसलिए इनको बोला जाता है कि ये क्या कहला रहे हैं? इक्विटेबल डिवीजन कहलाते हैं। कौन से? माइटोसिस। और वो किसके अंदर होते हैं? सोमैटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। क्या बताया था? टी का टी, इट इज अ हिंट फॉर लर्निंग माइटोसिस ऑलवेज अकर इन सोमैटिक सेल्स। क्लियर है कि बॉडी के हर सेल सोमैटिक सेल है एक्सेप्ट किसको छोड़ के? जर्म सेल्स को छोड़ के, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे मियोसिस को। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला गया? देखो, meiosis also known as reduction division। क्या बोला गया? meiosis को reduction division बोला गया है। क्यों? देखो, जब इसका पेरेंट सेल क्या करता है? डिवाइड होता है, तो पहले तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और उन दोनों डॉटर सेल से फर्दर 2 और डॉटर सेल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 और डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। साइज का वो कोई इशू नहीं है। तो इससे क्या बन गए? 2 डॉटर सेल्स और बन गए। समझ रहे हो कि इनिशियली के अंदर जो मियोसिस जब इनिशियल स्टार्ट होगा तब जो रिजल्टेंट है इसका, ठीक है, जब इसका जो इसका प्रोडक्ट है, जो इसका पेरेंट सेल है, वो कैसा होता है? पेरेंट सेल स्टार्टिंग में कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। और एंड में आने के बाद में वो कैसा हो जाता है? हैप्लॉइड हो जाता है। कौन? उसके डॉटर सेल्स। कौन हैप्लॉइड हो जाते हैं? उसके डॉटर सेल्स क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर 23 नंबर क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स के मिलते हैं, या वी कैन से दैट सिंगल एन मिलता है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? 2n होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं। इसलिए क्या हो गया? अभी रिड्यूस हो गए ना। क्या हो गया यहाँ पे? रिड्यूस देखा आपने कि यहाँ पे प्रोसेस किसकी हो रही है? रिड्यूस की हो रही है, रिडक्शन। इसलिए इनको क्या बोला गया डियर स्टूडेंट्स? इनको बोला गया है कि मियोसिस के अंदर पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं, इसलिए इनको बोला गया है दिस द मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जो अपन नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो किसके अंदर कभी भी क्या होगा? चेंज देखने को नहीं मिलेगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज इन डॉटर सेल्स ऑफ माइटोसिस। क्लियर है कि उसके अंदर कभी भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस देखने को मिला माइटोसिस के अंदर और मियोसिस के अंदर कि माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में हो रहा था और मियोसिस जो है वो किसके अंदर हो रहा था? जर्म सेल्स के अंदर हो रहा था, ठीक है। माइटोसिस के अंदर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बन रहे थे, डॉटर सेल पेरेंट सेल से डॉटर सेल में भी इक्वल ही था। लेकिन मियोसिस के अंदर डॉटर जो पेरेंट सेल है वो तो डिप्लॉइड थे और जो डॉटर सेल्स हैं वो हैप्लॉइड हो गए। क्लियर है? जो माइटोसिस से रिजल्ट निकल रहा था वो 2 डॉटर सेल्स निकल रहे थे और जो मियोसिस से रिजल्ट निकल रहा था उसमें 4 डॉटर सेल्स निकल रहे थे। समझ में आ गया? ठीक है। जो माइटोसिस है वो क्या कर रहा है? सोमैटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन कर रहा है, जिसकी मदद से हमेशा नवजात के अंदर सोमैटिक ऑर्गन्स ही बनते हैं। और मियोसिस के अंदर जितने भी जर्म सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स का ही निर्माण करते हैं।
कि जब भी आगे फर्दर जब भी ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा तो फीमेल के हैप्लॉइड्स और मेल के हैप्लॉइड्स दोनों आपस में मिलकर डिप्लॉइड बना लेते हैं, जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि अपन ने किस तरीके से माइटोसिस को मियोसिस के अंदर दोनों को डिफरेंशिएट करा, कि माइटोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो फेज है वो G1 से स्टार्ट हो रही है, S फेज में जा रही है, फिर G2 फेज में जा रही है, फिर M फेज में जा रही है, और M फेज में भी 4 भागों में उसको बांटा गया, दैट इज पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन मियोसिस के अंदर मियोसिस 2 तरीके के हो रहे हैं, पहले मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, फिर मियोसिस सेकंड हो रहा है। मतलब मियोसिस फर्स्ट के अंदर पीमेट फर्स्ट देखने को मिलेगा, पहले वो साइकिल पूरी फॉलो होगी, फिर जो सेल है वो किसके अंदर चला जाएगा, मियोसिस सेकंड के अंदर चला जाएगा, जहां पर पीमेट सेकंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास के सेल अंदर सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में भी समझेंगे। तो आपको ये क्लास में जो भी पढ़ाया गया आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपका जरूर एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। ओके।